हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 17 नंबर होगा। खाकी 3.0 का प्रैक्टिस सेट नंबर हम 17 को कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि अब अटल टनल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, इसका निर्माण जो है आपका सड़क संगठन द्वारा सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। ये सही हो जाएगा आपका कि यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। ये भी सही हो जाएगा आपका। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य होता है। ये भी आपका सही हो जाएगा। तो कथन 1, 2, 3 तीनों जो है आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण की बात करते हैं तो आपका 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल, जो कि हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कभी कभी जो होता है आपका अटल टनल का जो है किलोमीटर पूछ देता है। तो 9.02 किलोमीटर इसका लेंथ है। आप इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या बोला गया है, जो कि मिलान करने वाला दिया गया है। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केरल के सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा आपका अनाईमुडी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नागालैंड के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सारामती हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। उत्तराखंड के कौन सा हो जाएगा? तो नंदा देवी, 2 हो जाएगा। तमिलनाडु का कौन सा है? तो डोडा बेटा है। तो 3, 4, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जनजातियों का क्या आधार होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आर्थिक स्तर है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो सामाजिक रीति रिवाज की भिन्नताएं। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं भाषा और बोली। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका कि सांस्कृतिक विशेषीकरण और भिन्न आवास। तो देखिए, भारत में जनजातियों का निर्धारण जो होता है आपका सांस्कृतिक विशेषीकरण और भिन्नते आवास के कारण होता है। एक कारण होता है कि उसके सांस्कृतिक विशेषीकरण और भिन्नताएं आवास के आधार पर की जाती है। भारत में अनुसूचित जातियों के निर्माण के लिए उसके आदिम लक्षण सांस्कृतिक विशेषीकरण, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन को आधार पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि गंगा के मैदान वे असम घाटी में समांतः कौन सा अपवाह प्रतिरूपी पाई जाती है, जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो दिया गया है आपका पूर्ववर्ती अपवाह प्रारूप। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका आयताकार अपवाह प्रारूप। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका कि छड़ीय अपवाह प्रारूप। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपका कि वृक्षाकार अपवाह प्रारूप। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वृक्षाकार अपवाह प्रारूप हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, जो कि आपका असम घाटी सिंधु नदी तंत्र, महानदी व गोदावरी में समानतः वृक्ष के समान जल अपवाह प्रतिरूपी पाई जाती है, जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियां की विशेषता रखता है। यह प्रारूप वृत्ताकार प्रतिरूपी कहलाता है, वृक्षाकार प्रतिरूपी कहलाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 5 नंबर कि कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था? तो देखिए, कोपेन सम्मेलन जब हुआ था तो उसके आधार पर बोला गया है आपका कि कोपेन सम्मेलन के आधार पर जो है भारत के विशाल मैदान के जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपका CWG का प्रयोग किया गया है। अब इसमें AW दिया गया है, AS दिया गया है और एक दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में AMW। इसका अर्थ क्या होता है? तो देखते हैं कि CWG का अर्थ की बात करते हैं तो शुष्क सर्दियों के साथ मानसूनी प्रकार की जलवायु जो कि आपको भारत में देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में गर्मियां होती है, मानसूनी वर्षा होती है और सर्दियां शुष्क होती है। और जो पूछा गया है कि यह जलवायु आपका उत्तर गंगा के मैदान, जो कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब के पूर्वी भाग की विशेषता है। एक जो दिया गया यहाँ पे AW दिया गया है, तो AW का मतलब होता है कि यह उष्णकटिबंधीय
सैगवान जलवायु है जो मुख्य रूप से मध्य भारत के बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। एक जो यहाँ पे दिया गया, यहाँ पर आपका एएस दिया गया है कि यह शुष्क ग्रीष्मकालीन वाली मानसूनी जलवायु है और विशेष रूप से कोरोमंडल तट पे आपको देखने को मिलता है। एक जो दिया गया आपका एएमडब्ल्यू, यह जो होता है कि आपका कि यह मानसूनी प्रकार के जलवायु है जो भारत के पश्चिमी तट जैसे कि गोवा के दक्षिणी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर के किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है। पूछा गया आपका कि किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है। तो देखिए सबसे कम पीएच मान जो होता है आपका लेटराइट मिट्टी का होता है, पीएच मान सबसे कम होता है। सबसे कम कहने का मतलब कि थोड़ा सा अम्लीयता होता है। और देखिए इसका अगर बात करते हैं तो लेटराइट मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है जो लगभग 4 से 6.5 के बीच जो अम्लीय प्रकृति की होती है। पर इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये थोड़ा सा 4 से लेकर के 6.5 के बीच में होता है इसका पीएच वैल्यू। ये जो थोड़ा होता है आपका अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। अगर मानते हैं कि मिट्टी जो अगर क्षारीय हो जाती है, मिट्टी अगर क्षारीय प्रवृत्ति की होती है तो उसमें जिप्सम मिला करके उसको उपजाऊ बनाया जाता है। और अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय होती है तो उसमें जो होता है आपका चूना मिला करके उसको जो होता है आपका चूना मिला करके उसको उपजाऊ बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 7th नंबर जो है आपका मिलान करने वाला दिया गया है कि सैगवान जो है आपका कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो देखिए सैगवान जो होता है आपका मध्य भारत पूछा गया है तो मध्य भारत जो हो जाएगा इसका सैगवान का हो जाएगा। देवदार की लकड़ियाँ सबसे ज़्यादा जो होता है आपका कहाँ पाई जाती है, तो हिमालय के उच्च क्षेत्र में आपका देवदार की लकड़ियाँ पाई जाती है, तो बी हो जाएगा। सुंदरी जो हो जाएगा आपका सुंदरबन डेल्टा के लिए। सिनकोना जो होता है आपका कहाँ में, तो हिमालय के तराई क्षेत्र में। देखिए सिनकोना जो होता है आपका इंडिया में सिनकोना अधिकांशतः सिनकोना जो होता है आपका दार्जिलिंग में देखने को मिलता है जो कि आपका तराई क्षेत्र हो गया। तो ये जो हो जाएगा आपका 2 4 3 1 जिस ऑप्शन में हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो 2 4 3 1 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर जो कि आपका मिलान करने वाला दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जो है आपका रेलवे जोन और मुख्यालय से संबंधित कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर आपका सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका बिलासपुर है, ये भी सही होता है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ में है, तो कलकत्ता में है। लेकिन दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपका भुवनेश्वर में ना हो करके दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ में है, तो आपका कोलकाता में है। पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपका कोलकाता में है। और भुवनेश्वर जो होता है आपका कहाँ में है, तो भुवनेश्वर का जो होता है आपका पूर्व तट रेलवे के मुख्यालय आपका भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की पृथ्वी की आंतरिक परत जिसे हम नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। तो देखिए नीफे पूछा गया है तो आपका निकेल और फेरस की जो होता है आपका इसमें प्रचुरता देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कि सौर मंडल से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो अब कथन 1 देखेंगे कि शनि का उपग्रह ग्रीनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ग्रीनीमेड बड़ा है लेकिन शनि का न होकर के किसका है, तो बृहस्पति का है। कथन 2 देखेंगे कि नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के बल्लियों से घिरा हुआ है, ये सही हो जाएगा आपका। फोबोस और डिमोस जो है मंगल के 2 ग्रह हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो 2 और 3 जिस ऑप्शन में हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान यूरेशिया में पाया जाता है। तो यूरेशिया में पाए जाने वाले घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं, तो स्टेपीज बोलते हैं। डाउन्स जो होता है आपका ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। बेल्ट जो होता है आपका साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। और एक जो है आपका प्रेरी जो है आपका उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। एक जो होता है आपका पंपास जो कि आपका दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। स्टेपी जो है आपका यूरेशिया हो गया, बेल्ट अफ्रीका हो गया और डाउन्स जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया होता है। ये सभी जो है आपका शीतोष्ण घास के मैदान है। एक जो होता है आपका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो कि सवाना आपका अफ्रीका में देखने को मिलेगा। और लानोस और कैंपोस जो होता है आपका दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, अवरक्त तरंगे, कथन 1 देखेंगे कि अवरक्त तरंगे और सौर विकिरण के विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यम स्पेक्ट्रम के भाग होते हैं, गलत हो जाएगा।
अवरक्त तरंगे निचली वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होता है, ये सही हो जाएगा। अवरक्त किरणें सूर्य ताप को लगभग 2/3 भाग होता है, इसको काट दीजिए, नहीं होगा। भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा का 10 गुना होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर जो होता है इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सबसे पहले कब हुआ था, तो आपका 1920 में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं तो 1923 में हुआ था। उसके बाद आपका 1926 में हुआ था। उसके बाद आपका 1930 में हुआ था। 1930 के बाद बात करते हैं तो 1934 की बात करते हैं और 1945। अब इसमें आप नोट कीजिए कि कौन कौन है। तो देखिए 1926 में हुआ था, ये हो जाएगा। 1937 में हुआ था, नहीं हो जाएगा। 1945 में हुआ था तो ऑब्वियसली हुआ था, तो 1 और 3 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 और 3 आपका कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। इस विधानसभा भारत शासन अधिनियम 1919 ने भारत में पहली बार द्विसदनीय विधायिका और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा जो कि आपका निचला सदन का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। और विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में कुल 145 मेंबर थे, जिसमें से 104 का जो था आपका 104 जो था आपका निर्वाचन होता था और 41 जो होता था आपका नॉमिनेट होता था। एक जो है आपका विधान परिषद की बात करते हैं तो विधान परिषद जो है आपका कितना था, तो विधान परिषद में 60 मेंबर होते थे, जिसमें से 34 जो था आपका निर्वाचित होते थे और 26 जो थे आपका मनोनीत होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करते हैं तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित पूछा गया है तो संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 311 में नहीं होता है, 315 में होता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण आपका अनुच्छेद 223 के क में, ये सही हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन आपका अनुच्छेद 280 में होता है, ये सही हो जाएगा। अंतर राज्य परिषद आपका 263, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर पूछा गया कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका 14 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कि मनरेगा कार्यक्रम निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। तो इसका आंसर की बात करते हैं कि मनरेगा कार्यक्रम निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 50 नहीं, 45 नहीं, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 43 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के तहत उपबंध है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। साथ में ही इस भाग के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मचारियों को काम निर्वहन मजदूरी और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली है और काम की दशा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम करता है। अब मनरेगा का जो है नाम चेंज करने वाला है भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो देखते हैं, प्रधानमंत्री जो होता है आपका मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है, ये सही हो जाएगा आपका। वह अपने मंत्रियों में किसी को भी बर्खास्त नहीं कर सकता है, गलत हो जाएगा। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है, ऑप्शन ए जो होता है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर
17 नंबर क्या बोला गया है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसा व्यय कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है आपका कि संसदीय स्वीकृति के पूर्व में, ऑप्शन बी जो दिया गया है आपका कि संसदीय स्वीकृति के बाद में, ऑप्शन सी जो दिया गया है कि राष्ट्रीय संकट के समय, ऑप्शन डी जो दिया गया है निम्न में से निम्न व्यवहार कर सकते हैं, नहीं व्यवहार कर सकते हैं। तो ए जो हो जाएगा आपका कि आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व राष्ट्रपति जो है आपका व्यय कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका 17 का सही हो जाएगा। यह जो है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 के एक में दिया गया है आपका एक आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होता है। इसका गठन किसी अति आवश्यक आकस्मिक प्रवृत्ति के व्ययों हेतु किया जाता है। इससे आकस्मिक व्यय का अनुच्छेद 115 या 116 के अधीन होता है, जो संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ही इस निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु निधि राष्ट्रपति के व्यवधीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है। तो देखिए, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो होता है आपका 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पूरा हो जाता है वो होता है आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद, यह जो है आपका कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 के द्वारा 2005 के अधिनियम के लिए में किए गए संशोधन का तत्संबंधी नियमों है कि अधिसूचना के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल आपका केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उसको निर्धारित किया गया है। जबकि इससे पूर्व सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल आपका 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु रखी गई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका संशोधन आपका 2019 में किया गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपका मिलान करने वाला दिया गया है कि एक बाद दिया गया है, दूसरे टाइप में जो है आपका विषय दिया गया है। तो एके गोपालम बनाम मद्रास राज्य किससे संबंधित है। तो निवारक अवरोध की प्रक्रिया से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पे। रोमेन थापर बनाम मद्रास राज्य जो है आपका स्वतंत्र भाषण पर रोक, यह जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, यह जो हो जाएगा आपका कि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, यह जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाकी बचा जो आपका 1 बच गया। तो 3, 4, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं आपका 20 नंबर के भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपका आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। देखिए, जब आपातकाल की घोषणा से संबंधित है तो 352 जो है आपका आपातकाल से घोषणा से संबंधित है। और जो है आपका 356 जो होता है आपका जब स्टेट में इमरजेंसी, स्टेट में जो है आपका आपातकाल लगाया जाता है। जैसे कि स्टेट में कब लगाया जाता है आपातकाल, 356 के अंतर्गत जो है आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है। एक जो है आपका 360 जो होता है आपका कौन सा वित्तीय आपात से संबंधित है। 368 जो है आपका संविधान संशोधन से संबंधित है। तो 20 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कथन 1 कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये भी सही हो जाता है क्योंकि परिसीमन आयोग जब गठित की जाती है तो सबसे बड़ा तंत्र हो जाता है वो। और कथन 2 देखेंगे कि परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो 1 और 2 दोनों जो होता है आपका सही होता है। परिसीमन अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है। यह आयोग एक शक्तिशाली संस्था है जिसके आदेशों को किसी कानूनी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसके आदेश लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखे जाते हैं, किंतु इन्हें आयोग के आदेशों को सुधार की अनुमति नहीं दी जाती है। जब भी जो है सबसे शक्तिशाली आयोग जो है, यह आयोग एक शक्तिशाली संस्था है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर जो कि आपका संवैधानिक संशोधन से बात किया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, 3 हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था, दल बदल। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2002 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 96वां संविधान संशोधन तो 2 हो जाएगा 2011 में, तो 3 1 4 2 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 3 1 4 2 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में ही है, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 23 नंबर कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्प किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी आर मेहता को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता का गठन कब किया गया था, तो 1957 में किया गया था। एक जो है आपका अशोक मेहता आयोग का गठन जो है आपका कब किया गया था, तो 1977 में किया गया था। एक जो था आपका जी वी के राव समिति का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन की बात करते हैं तो आपका 1985 में की गई थी। एक जो है आपका एम एल सिंधवी के गठन कब किया गया था, तो 1986 में किया गया था। एक जो है आपका संथानम समिति का गठन जो हो जाएगा आपका 1962 में किया गया था। एक जो है आपका सादिक अली समिति का गठन आपका 1964 में किया गया था। ये सभी समिति जो आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका आंसर की बात करते हैं तो बी आर मेहता हो जाएगा। इसकी स्थापना आपका 1957 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित कब किया गया था, तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था, तो 1976 में पारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर जो कि अब करंट अफेयर यहाँ से चालू होता है कि पीएम ई ड्राइव सब्सिडी योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो आपका लॉस एंजलिस में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर ये केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के संसाधन कुल व्यय से कितना प्रतिशत अधिक का अनुमान लगाया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 27 का 7.4%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर कि हाल ही में कौन 36 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। 28 का गुजरात हो जाएगा कि हाल ही में जो है आपका 36 साल बाद टाइगर स्टेट बना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर की जो कि आपका मिलान करने वाला दिया गया है कि नेवर एलोन ऐप किसके द्वारा बनाया गया है, तो आपका न्यू एम्स दिल्ली के द्वारा बनाया गया है। सुजलाम भारत ऐप किसके द्वारा बनाया गया है, तो आपका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है। समीर 2.0 ऐप किसके द्वारा किया गया है, तो आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। और सचेत ऐप किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। तो 2 1 3 4 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 2 1 3 4 आपका ऑप्शन नंबर जो है डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13 नंबर कि 9 मार्च 2025 को, ध्यान दीजिएगा कि 9 मार्च 2025 को अल्फ्रेड चक्रवात से किस देश में भारी तबाही आई थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर कि ट्रोपेक्स अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं कि ट्रोपेक्स अभ्यास 2025 का आयोजन आपका हॉर्मुज जलडमरू मध्य पूर्व से सुंडा और लोम्बोका जलडमरू मध्य में आयोजित किया गया था, ये सही हो जाएगा। यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्र अभ्यास है, ये भी सही हो जाएगा। यह हिंद महासागर में हर 3 वर्ष में आयोजित की जाती है, यह जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका 32 नंबर की वीमेन वेलनेस ऑन व्हील का पहल जो हो जाएगा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका आंसर की बात करते हैं तो तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कि केंद्र सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी
वीज़ा श्रेणी शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आयुष वीज़ा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई 2025 को 5 देशों की यात्रा किए थे, उसका क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको बता दें घाना का किए थे, त्रिनाद एंड टोबैको का किए थे, अर्जेंटीना का किए थे, ब्राज़ील और नामीबिया का किए थे। यही जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर कि भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन जो हो जाएगा आपका कहाँ में किया गया है? तो इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो सूरत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन आपका न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर कि हाल ही में प्रकाशित संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के संकलनकर्ता कौन हो जाएंगे? तो आपका डॉक्टर प्रभात ओझा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कि हाल ही में समुद्र पर भारत का पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो देखिए विजयपुरम नहीं होगा, कांडला भी नहीं हो जाएगा, कोची भी नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कि मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में सत्य कथन का चयन करें और कुट का सही उत्तर दें। तो कुट 1 देखेंगे कि आपका प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र घोषित किया गया है, यह जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य जो है आपका कि तकनीकी का उपयोग करके भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करना है, ये भी सही हो जाएगा। मिशन सुदर्शन चक्र का घोषणा आपका 79वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के द्वारा किया गया था, ये भी सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 39 नंबर कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले प्रथम भारतीय कौन बन गए हैं? तो आपका सुधांशु शुक्ला बन गए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की हाल ही में फोर्ब्स की दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस महिलाओं को शामिल नहीं किया गया? ध्यान दीजिएगा। तो देखिए निर्मला सीतारमण को आपको शामिल किया गया है, किरण मजूमदार शॉ को भी शामिल किया गया है, रोशनी नादर को भी शामिल किया गया है, लेकिन विजय किशोर रहटाकर को शामिल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2025 को घोषित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कि चर्चा में रहा रुद्राक्ष का संबंध किससे है? तो यह एशिया के सबसे लंबी मालगाड़ी है, यह हाइब्रिड वीटोल ड्रोन पे संबंधित है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर जो कि आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। हिस्ट्री से क्वेश्चन है वाला कि किस गवर्नर निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग के टाइम जो है आपका लॉर्ड कैनिंग के टाइम में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था। और यह जो है एट प्रेजेंट अभी आर्टिकल नंबर कितना में है? तो एट प्रेजेंट आर्टिकल नंबर की बात करते हैं तो CAG का आर्टिकल नंबर 148 जो है आपका भारतीय संविधान में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 के अनुसार 44 का कि ब्रिटिश शासन की कौन सी भू राजस्व नीतियों के तहत किसानों के भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया था? तो देखिए जमींदार आपको सबसे ज़्यादा किस इलाका में मिलते हैं? तो अपना बिहार साइड वाले इलाका में मिलते हैं, पश्चिम बंगाल वाले इलाका में मिलते हैं, तो वहीं पे जो है आपका अस्थाई बंदोबस्त चालू किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त की बात करते हैं, जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया यह भूमि राजस्व नीति थी। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का अस्थायी स्वामी माना गया और किसान जो कि खेती करने वालों को भूमि अधिकारों से वंचित कर दिया गया, जिससे वे किराएदार बन गए। अंग्रेजों ने जमींदारों के लिए राजस्व की एक निश्चित राशि तय कर दी थी, जिसे
जिसे उन्हें फसल के प्रवाह किए बिना चुकाना पड़ता था, जिसके कारण अक्सर किसानों का शोषण होता था। एट प्रेजेंट अभी भी तो वही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर की, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो देखिए, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। चर्चिलवा तो अर्धनग फकीर बोला था, लेकिन माउंटबेटनवा क्या बोला था? तो माउंटबेटन जो था आपका महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दिया था। उन्होंने अगस्त 1947 में गांधी जी को लिखे एक पत्र में स्वीकार किया। उन्होंने अगस्त 1947 में गांधी जी को लिखे एक पत्र में वे स्वीकार किया कि पंजाब में जो है आपका 55,000 सैनिक, देखिए ध्यान दीजिएगा कि पंजाब में जो है आपका 55,000 सैनिक जो था आपका एक दंगे को शांत नहीं करा पाया। पंजाब ने 55,000 सैनिक होने के बावजूद दंगे को नहीं रोक पाया था, जबकि गांधी जी ने अकेले ही बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में सफल हुए थे। कहाँ में? आपका नोआखाली में, जो जब देश आज़ाद हुआ था तो गांधी जी जो थे आपका जश्न नहीं मना रहे थे। जब देश आज़ाद हुआ था तो गांधी जी जो थे दंगा रोकने के लिए नोआखाली गए हुए थे, और वहीं पे बोला गया, वहीं पे ये स्टेटमेंट जो है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था कि 55,000 सैनिक जो है आपका पंजाब में दंगा को नहीं रोकवा सके, लेकिन एक आदमी जो था आपका बंगाल में जाकर के दंगा को रोकवा दिए। वो कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन की बात करते हैं 46 नंबर कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रामोसी विद्रोह का नेतृत्व आपका चित्तूर सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 47 नंबर, जो कि बुक से रिलेटेड है। सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सरोजिनी नायडू, 2 हो जाएगा। अभियुद्ध के लेखक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय, ये हो जाएगा। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन हो जाएंगे? ए नेशन इन मेकिंग के लेखक जो हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया जो हो जाएगा लाला लाजपत राय, तो 2 4 1 3 2 4 1 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है आपका बेमेल है? तो देखते हैं, क्रिप्स मिशन की घोषणा कब किया गया था? तो क्रिप्स मिशन की घोषणा जो है आपका 11 अप्रैल 1942 को किया गया था। क्रिप्स मिशन की घोषणा जो है आपका 11 अप्रैल नहीं किया गया था, 11 मार्च को किया गया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत आपका 17 अक्टूबर 1940, सही है। उषा मेहता ने सर्वप्रथम बम्बई में रेडियो प्रसारण कब किए थे? तो 14 अगस्त 1942, से भी सही है। मुस्लिम लीग द्वारा जो है आपका पाकिस्तान दिवस मनाने का निश्चय आपका 23 मार्च 1943, से भी सही है। तो इसका आंसर 48 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर के, निम्नलिखित में से दिल्ली के सल्तनत के राजवंशों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो यह जो है आपका सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले कौन आया था? गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश कब से कब तक शासन किया था? तो 1206 से लेकर के 1290 तक किया था। उसके बाद जो था आपका खिलजी वंश आया था, जो आपका 1290 से 1320 तक किया था। उसके बाद जो था आपका तुगलक वंश आया था, 1320 से 1414 तक किया था। उसके बाद आपका सैयद वंश आता है, जो कि आपका 1414 से लेकर 1451 तक किया था। उसके बाद जो था आपका लोधी वंश आया था, जो कि आपका 1451 से 1526 तक किया था। और 1526 के बाद जो है आपका किसका शासन आ गया था? तो मुगल का शासन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 15 नंबर कि सूची 1 और सूची 2 को जो है आपको मिलाना है। डोमिंग पियास जो आपका यात्री था, जो किसके शासन काल में भारत आया था? तो डोमिंग पियास जो था यात्री था, जो कि आपका कृष्णदेव राय के शासन काल में आया था, 3 हो जाएगा। निकोल कॉन्टी, ये भी एक यात्री था, यह किसके काल में आया था? तो देवराय द्वितीय के कार्यकाल में आया था। एक जो है आपका नूनिज जो कि आपका अच्युतम देव राय के कार्यकाल में आया था। एक जो है आपका अब्दुल रज्जक जो कि आपका कृष्ण देवराय प्रथम के कार्यकाल में आया था। तो 3 2 4 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 3 2 4 1 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 52 नंबर कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण किया था? तो देखिए, किस युद्ध के बाद पूछा गया है, तो आपका 26 जून
26 जून 1539 ईस्वी को था आपका चौसा का युद्ध हुआ था, जो कि आपका शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेर शाह सूरी जो था आपका विजेता हुआ था। उसके बाद ही जो है आपका 1940 से लेकर के 1945 तक जो था आपका शेर शाह सूरी, 1940 से लेकर के 1945 तक शेर शाह सूरी का कार्यकाल रहा था। उस टाइम जो तो बहुत इंपॉर्टेंट काम इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर कि शिवाजी के शासन काल में अष्टप्रधान शासन प्रणाली के तहत आमत या मजूमदार का मुख्य काम क्या होता था? तो आमत और मजूमदार का मुख्य काम जो था आपका राज्य की आय और व्यय को देखभाल करना था। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 53 नंबर। 53 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में नीति सार के लेखक कौन है? तो नीति सार के लेखक जो हो जाएंगे आपका कामन दक्ष जो हो जाएंगे आपका नीति सार के लेखक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। देखिए क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है कि गुप्त काल के समय हुए साम्राज्य के विभाजन का सही रूप क्या था? तो इसको लिखना चाहिए था कि अवरोही क्रम में देना है या आरोही क्रम में देना है। यह नहीं लिखा गया है। ऐसे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा कौन सा? तो देश होता है, देश के बाद भुक्ति है, उसके बाद विषय है, उसके बाद आपका ग्राम है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 55 नंबर कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है आपका लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि रुमनदेई स्तंभ अभिलेख की बात करता है कि अशोक के द्वारा जो वहाँ पे टैक्स में छूट दे दी गई थी, क्योंकि वहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, टैक्स में छूट दिया गया था। उसके बाद बता दें आपको कि वहाँ पे पूजा की, पत्थर की दीवार बनवाया और स्तंभ बनवाए और गांव को कर से मुक्त कर दिया, क्योंकि वहाँ बुद्ध का जो था आपका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर की हड़प्पा कालीन स्थलों में राखी गढ़ी निम्न में से किस नदी किनारे अवस्थित है? तो राखी गढ़ी जो है आपका घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। इसका घग्गर नदी का पुराना नाम जो है आपका पुराना सरस्वती नदी इसका नाम है। राखी गढ़ी का यह प्राचीन सरस्वती नदी नाम है। अभी जो यह सूख गया है, जो कि आपका एक जो है आपका हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर द्वारा स्थापित गुप्तचर का नाम क्या था? तो देखिए मोसाद जो है आपका कहाँ का है? इजराइल का है। गेस्टोपा जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुप्तचर का नाम रखा था, किसके द्वारा था? हिटलर के द्वारा, गेस्टोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर कि अर्थशास्त्र का धन विज्ञान किसने कहा था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एडम स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर कि गांधी जी ने निम्न में से किसके समर्थन थे? तो बड़े उद्योग के, ऑप्शन नंबर 1 कुटीर उद्योग के समर्थन थे, या ऑप्शन नंबर बी जो थे आपका बड़े उद्योगों के समर्थन में थे, या ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं छोटे एवं बड़े उद्योग के समर्थक में थे। तो देखिए गांधी जी कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो बड़े उद्योगों के समर्थन देंगे। वो कभी भी काम करते थे तो गरीबों के लिए करते थे, छोटे कुटीर उद्योगों के लिए करते थे, और इन्हीं के द्वारा जो है आपका कुटीर उद्योग की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर कि निम्न में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो होता है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसके स्थापित करने का श्रेय जो है आपका 2 व्यक्ति का जाता है। एक जो है आपका इसकी शुरुआत आपका 1990 में पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा की गई थी। तो देखिए पाकिस्तान और भारत अगर कभी भी मिलजुल करके काम करेगा तो स्टेट लेवल, कंट्री लेवल पे आएगा ही, लेकिन वो है एकदम बोका, वो कभी भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर बोला गया है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो देखिए एमआरआई में जो है आपका रेडियो तरंग का उपयोग की जाती है और मैग्नेटिक तरंग का यूज की जाती है। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है आपका मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। इसमें जो है आपका एक्स किरण का यूज नहीं किया जाता है, इसमें कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आपका एमआरआई में
उत्पन्न डेटा को प्रोसेस और इमेज बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग की जाती है। रेडियो तरंग का उपयोग जो है कि एमआरआई में शरीर के परमाणुओं से संवाद करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग की जाती है। और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है आपका कि एमआरआई का मुख्य आधार एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। और एक एक्सरे यहाँ पे दिया गया है, एक्सरे का यूज जो है आपका किस में की जाती है, तो एक्सरे में की जाती है, सीटी स्कैन में जो है आपका एक्सरे का यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि एक्सरे की एक्स किरण की यूज नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर कि व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं कि इसमें विद्युत चुंबक प्रयोग किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा आपका। ये इसकी शक्ति अधिक होती है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी भी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इसमें कुंडली को नर्म लौह कोरोड पर लपेटा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर के निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण से तरंग का छोटे छिद्र से गुजरने के बाद जो होता है आपका फैल जाता है। तो इस कारण को हम विवर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश व ध्वनि तरंगें किसी अवरोध से टकराती है तो वे अवरोध के किनारे पर मुड़ जाती है और अवरोधों की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की घटना को हम क्या बोलते हैं, तो विवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय प्रसार का विस्तार है। कौन सा उसमें विस्तार का उदाहरण है। तो कथन 1 देखेंगे कि गर्म होने पर एक तरल का उबलना, यह जो है आपका उसमें विस्तार का उदाहरण नहीं है। हवा से भरे जाने पर एक गुब्बारा फैल जाना, यह जो है आपका है। एक धातु की छर्म गर्म होने पर फैल जाती है, ये भी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर। यह जो है आपका न्यूमेरिकल दिया गया है कि 20 केजी द्रव्यमान का एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होता है। ब्लॉक पर लगाए गए बल की गणना करना है। तो देखते हैं, देखिए बल की गणना करना है तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। एफ इक्वल टू एम ए जो होता है एक फार्मूला होता है, जो हम एफ इक्वल टू एम ए जो होता है एक फार्मूला होता है, एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, इसको हम साइड में करते हैं। एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। एफ हमको निकालना है, एम जो है यहाँ पे 20 दिया गया है, 4 दिया गया है, आपका त्वरण दिया गया है, तो 4 दूनी 80 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 67 नंबर कि वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, कब बढ़ती है, तो तापमान की कमी करने पे कभी नहीं होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर, तो देखिए जैसे ही हम पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो वाष्पीकरण की दर जो होता है आपका बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि हम गर्म पानी कर रहे हैं, ठीक है, गर्म पानी कर रहे हैं तो देखिए एक छोटा सा ग्लास में हम गर्म पानी लिए हुए हैं और एक जो है हम एक प्लेट में थाली में गर्म पानी लिए हुए हैं। तो जो ग्लास में गर्म पानी है वो देखिए उसका वाष्पीकरण दर जो होता है आपका कम होता है, लेकिन वही जैसे ही हम इस पानी को हम एक प्लेट में डाल देंगे, एक थाली में डाल देंगे या बड़ा बर्तन में डाल देंगे तो पानी जो होता है फैल जाएगा। जैसे ही पानी फैलेगा, क्योंकि पानी का जो होता है निश्चित आकार नहीं होता है, यह जिस वस्तु में डालिएगा उसके आकार में ग्रहण कर लेता है तो ये फैल जाएगा। और फैलने के क्रम में जो है इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी और वाष्पीकरण की दर बढ़ना जो हो जाएगा आपका चालू हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो 67 का बी हो जाएगा। ये सभी जो है आपका प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन सा है। देखिए इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर पूछेगा कि भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है तो आप ऑक्सीजन को मार सकते हैं, जो आपका 100% सही होगा। बट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला छोटा सा यहाँ पे लगाया गया है कि धातु कौन सा है। तो देखिए ऑक्सीजन तो होगा, लेकिन ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो हो जाएगा भूपर पट्टी पे आपका कितना प्रतिशत है, तो 46.6% है। लेकिन ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का क्या है, अधातु है। अब आते हैं हम सिलिकॉन पे। तो सिलिकॉन हम क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि सिलिकॉन जो है आपका एक उपधातु है, ये भी जो है आपका सेकंड प्रचुरता पाई जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं कि एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम जो है आपका एक धातु है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 69 नंबर कि किसका उपयोग जो है मुख्यतः जीवाणुनाशी के रूप में किया जाता है। तो आयोडोफॉर्म का यूज जो है आपका जीवाणुनाशी में करते हैं। एक जो है आपका एस्बेस्टोम दिया गया है, यह पर एक प्राकृतिक रेशेदार सिलिकेट खनिज है जिसका उपयोग जो है मुख्य रूप से इंसुलिन और निर्माण सामग्री में की जाती है। एक जो यहाँ पे दिया गया है आपका पैराल्डिहाइड, इसका उपयोग मुख्य रूप से बेहोशी की दवा या कृत्रिम निद्रा अवस्था बनाने में की जाती है और शामक के रूप में किया जाता है। एक जो है आपका एथिलीन ग्लाइकोल दिया गया है, इसका उपयोग मुख्य रूप से एंटी फ्रीज जो कि जमने से रोकने वाले पॉलिएस्टर फाइबर के निर्माण में की जाती है। और जीवाणुनाशी में जो है आपका आयोडोफॉर्म का यूज किया जाता है। आयोडोफॉर्म का उपयोग एक जो है आपका एंटीसेप्टिक और जीवाणुनाशी के रूप में घावों के ड्रेसिंग में किया जाता है। यह हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर कि देखिए तांबा और टीन का मिश्रण यहाँ पे दिया गया है, तो क्या बनेगा। तो जैसे ही तांबा और टीन का मिश्रण जो होता है आपका क्या बनाता है, तो बेल मेटल बनाता है। अगर वही Cu प्लस Zn होता तो आपका कौन सा बनाता, तो पीतल बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो टूटी हुई हड्डियों के जोड़ने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, जिसका आपका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। लेकिन यहाँ पे उसका नाम नहीं दिया गया। विरंजक चूर्ण जो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका यूज होता है, जो कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 नंबर के निम्नलिखित में से लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला कौन सा है। तो देखिए ए नहीं हो जाएगा, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। तो C2H4OHCOOH जो होता है आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर कि कैल्वेराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो आपका गोल्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूक्ष्म जीव विज्ञानी का जनक कौन है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञानी के जनक जो होते हैं आपका कौन है, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक जो है आपका सूक्ष्म विज्ञान के जनक है। अरस्तु को जीव विज्ञान के शुरुआती विचारक बोला जाता है। थियोफ्रेस्टस जो है आपका कि वनस्पति विज्ञान के जनक बोला जाता है। और रॉबर्ट हुक जो है आपका कि इन्होंने कोशिका शब्द दिया था और सूक्ष्मदर्शियों के कोशिकाओं के अवलोकन किया, लेकिन ल्यूवेनहॉक ने पहले सूक्ष्मदर्शी को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 नंबर कि मानव शरीर में किस अंग से हार्मोन के साथ साथ जो है आपका पाचक एंजाइम का भी स्राव होता है। तो देखिए हार्मोन के साथ साथ पूछा गया है कि पाचक एंजाइम का भी स्राव होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अग्नाशय हो जाएगा कि मानव शरीर में अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियां के रूप में पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि यह इंसुलिन और ग्लूकागोन जैसे हार्मोन का उत्पादन करता है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में कार्य करता है। एक जो है आपका बहिःस्रावी कार्य, यह पाचक एंजाइम जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन जैसे अग्नाशय रस का स्राव करता है जो भोजन के पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर कि कशुरेक्यू जंतु में कैल्शियम या धातुओं के लवण की आवश्यकताओं से अधिक मात्रा में उत्सर्जन निम्न में से किस उत्सर्जन अंगों के द्वारा किया जाता है। कशुरेकी जंतु जो कि कैल्शियम या धातुओं के लवण की आवश्यकताओं की अधिक मात्रा में उत्सर्जन निम्न में से किस उत्सर्जी अंगों के द्वारा की जाती है। तो आंत के द्वारा किया जाएगा या फेफड़ा के द्वारा किया जाएगा या यकृत के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे कैल्शियम या धातुओं के लवण ये सभी का निष्कासन जो होता है आपका किसके द्वारा होता है, तो किडनी के द्वारा होता है। किडनी के द्वारा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे कि देखिए किडनी में जो होता है आपका क्या हो जाता है, पथरी हो जाता है। तो कौन सा होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड के कारण जो होता है आपका पथरी बन जाता है, जो कि कैल्शियम का ही एक रूप है। तो उसको जो है आपका किडनी के द्वारा, जो किडनी में जब पथरी होता है तो टूट करके जो है बाहर निकल जाता है जब छोटे आकार में होता है। तो इसका आंसर मानिए कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि किडनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 नंबर कि नींबू में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो जस्ता की कमी के कारण से होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग जो होता है आपका जस्ता की कमी के कारण से होता है।
और यह रोग मुख्य रूप से क्षारीय और रेतीले मिट्टी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर जो है आपका मिलान करने वाला दिया गया है कि फाइलोक्विन का विटामिन नाम कौन सा है। तो फाइलोक्विन का विटामिन नाम की बात करते हैं तो आपका विटामिन के हो जाएगा। टेकोफेरोल जो हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। पेंटोथोनिक अम्ल किसको बोलते हैं। तो विटामिन B5 को जो हम पेंटोथोनिक अम्ल बोलते हैं। अब पायरिडॉक्सिन किसको बोलेंगे तो विटामिन B6 को बोलते हैं। तो 3 4 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 3 4 2 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 79 नंबर कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो देखिए विषाणु जनित रोग है। तो खसरा जो है आपका विषाणु जनित रोग है। काला आजार जो होता है आपका प्रोटोजोवा परजीवी लिस्मैनिया डोनोवानी के कारण होता है। एथलेटिक फुट जो रोग जो होता है आपका कवक के कारण होता है। और पायरिया रोग जो होता है आपका बैक्टीरियल बीमारी के कारण होता है। तो खसरा रोग की बात करते हैं तो खसरा रोग जो होता है आपका विषाणु के कारण होता है जो पैरामाइकोसोविरिडी परिवार से मार्बिस वायरस के कारण होता है। यह अत्यधिक संक्रमण रोग होता है जो हवा के माध्यम से फैलता है जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर की साहित्य अकेडमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दी जाती है। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो होता है आपका 24 भाषाओं में दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, जिसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हो जाएगा। जो अंग्रेजी व राजस्थानी भाषाएं शामिल है। ये पुरस्कार साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दी जाती है। तो देखिए संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल जो है आपका 22 भाषाएं हैं, प्लस एक जो होता है आपका इंग्लिश को दिया जाता है, एक जो है आपका राजस्थानी को दिया जाता है। तो टोटल कितना हो गया 22 और 2 24 भाषा को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली महिला राजदूत कौन बनी थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। और इन्होंने आपका 1953 से 1954 तक संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्षता किए थे। वह इससे पहले सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में भी सेवा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर की प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जी शंकर कुरूप हो जाएगा। इनको कब दिया गया था। तो 1965 में जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर के नेपाल के संसद को क्या कहा जाता है। तो नेपाल के संसद को हम राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। भारत के संसद को हम क्या बोलेंगे तो संसद बोलेंगे, इंग्लिश में पार्लियामेंट बोल सकते हैं इसको। पाकिस्तान को क्या बोलते हैं तो नेशनल असेंबली बोलते हैं। अफगानिस्तान के संसद का नाम सोरा है। नेपाल के संसद के नाम आपका जो है राष्ट्रीय पंचायत है। भूटान के संसद के नाम जो है आपका तसोंगडू है। म्यांमार का पिथु हलूतू है। बांग्लादेश का आपका जातीय संसद है। श्रीलंका के पार्लियामेंट है। ईरान की बात करते हैं तो आपका मजलिस है। रूस की बात करते हैं तो पीपुल कांग्रेस है। चाइना की बात करते हैं तो पीपुल कांग्रेस है। जापान की बात करते हैं तो संसद का नाम डाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर कि रियाल निम्न में से किस देश की मुद्रा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईरान की बात करते हैं तो ईरान का रियाल होता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता होता है। इजराइल की राजधानी पूछा गया तो इजराइल की राजधानी आपका जेरूसलम होता है। करेंसी न्यू शकील होता है। इंडोनेशिया की राजधानी जो होता है आपका जकार्ता होता है। करेंसी जो होता है आपका इंडोनेशियाई रुपीज होती है। इराक की राजधानी की बात करते हैं तो बगदाद होता है। करेंसी जो होता है आपका दीनार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कैपिटल एंड करेंसी जो है आपको याद करना होगा तो तीनों के साथ में याद करना होगा, कंट्री, कैपिटल और करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर कि बाउल किस राज्य की प्रमुख नृत्य है। तो बाउल जो होता है आपका पश्चिम बंगाल की प्रमुख नृत्य है। एक जो होता है आपका
पश्चिम बंगाल के प्रमुख नृत्य जो होता है आपका बाउल होता है। केरल के प्रमुख नृत्य आपका कथकली है, पंजाब का भांगड़ा है, राजस्थान के घूमर है, नागालैंड की बात करते हैं तो चोंग है, याद कीजिएगा। कर्नाटक का लोक नृत्य आपका यक्षगान है, जम्मू कश्मीर का रौफ है, अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा है, हिमाचल प्रदेश के आपका धामल है, और गोवा की बात करते हैं तो आपका मंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि ड्राइव शब्द का संबंध किससे है। तो देखिए ड्राइव शब्द का संबंध आपका क्रिकेट से है, बैडमिंटन से है और गोल्फ से है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर कि हर साल पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो पुलिस स्मृति दिवस जो आपका 21 अक्टूबर को मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयु विज्ञान संस्था आपका कहाँ में है। तो लखनऊ के राजधानी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर जो कि आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है कि द ओल्डर आई गेट द खाली स्थान दिया गया है आई एम, तो द ओल्डर आई गेट द हैप्पियर। इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 नंबर कि आई फेक्चुअस नेम यूज बाय द ऑथर इज टर्म्स एज, क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिसोडोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 नंबर कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। तो विवाह जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द उसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए पत्थर का पर्यायवाची शब्द जो है आपका पहान होता है, पसान होता है, उपल होता है, लेकिन उड़ग नहीं होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर कि धरती और आकाश के बीच के स्थान, इस वाक्यांश के बीच में एक शब्द है, तो एक शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अंतरिक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 जो है आपका मैं रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप खुद बनाइएगा। इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुरुवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 जो है आपका मैथमेटिक्स है। ये सभी क्वेश्चन को आपको खुद बनाना है। 98 भी मैथमेटिक्स है, 99, 90, 100 भी जो आपका मैथमेटिक्स है। ये सभी क्वेश्चन को आपको खुद बनाना है। और जो है आपका आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 जो होता है आपको समाप्त होता है। जैसे ही हमारे पास 18 नंबर आएगा, 19 नंबर आएगा, 20 नंबर आएगा, इस सेट को हम पूरा कवर करने वाले हैं, क्योंकि खाकी सीरीज 3.0 का जो है आपका 20 गो सेट है, जो कि आपका 70 सेट का टेस्ट हो चुका है। तो 17 तक जो खत्म हो गया, यहाँ पे 18, 19, 20 3 गो रेस्ट बचा हुआ है, इसको जल्द ही खत्म करा जाएगा। जैसे ही वहाँ पे टेस्ट खत्म होगा आपको यहाँ पर भी इसको देखने को मिलेगा। अब इसी तरह से जो है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और जाकर के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।